185 ईसा पूर्व मौर्य वंश के आखिरी राजा राजा बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति के द्वारा होने पर मौर्य वंश खत्म हो जाता है। पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करते हैं, पर इसके बाद अखंड भारत वैसे ही वापस टूट जाता है जहां से आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त ने अखंड भारत बनाने की शुरुआत की थी। लेकिन 500 साल बाद एक ऐसा सम्राट जन्म लेता है जिसका सपना वापस से एक अखंड भारत बनाने का हो जाता है। और इस सम्राट की वॉर टैक्टिक्स इतनी जबरदस्त होती है कि आज के समय में भी इंडियन नेवी द्वारा इनकी वॉर टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये राजा होते हैं सम्राट समुद्रगुप्त। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद करीबन 400 से 500 साल तक ऐसा कोई साम्राज्य उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा कोई वंश ही नहीं आता है कि जो दोबारा से 16 महाजनपदों का एकीकरण करके वापस से एक अखंड भारत की परिकल्पना करे। लेकिन इसी के बाद मौर्य साम्राज्य के पतन होने के 400 से 500 साल बाद एक ऐसा वंश आता है जो वापस से इसे अखंड भारत की परिकल्पना करने लग जाता है, और ये साम्राज्य होता है गुप्त साम्राज्य, जिसने एक ऐसा वंश बनाया कि इनके समय में ही वापस से अखंड भारत की दोबारा से परिकल्पना करी जाने लगी थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने 3री शताब्दी के उत्तरार्ध में की, परंतु इनके वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जो इनके पोते थे। दरअसल श्रीगुप्त के एक पुत्र होते हैं घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र होते हैं चंद्रगुप्त। वास्तविक राजा इन्हें चंद्रगुप्त को कहा जाता है। इस वास्तविक राजा इस कारण से कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा गुप्त साम्राज्य के जो सबसे ज्यादा सबूत है वो इन्हीं चंद्रगुप्त के नाम पर मिलते हैं, तथा इनके द्वारा कुछ सिक्के भी जारी किए जाते हैं जो आज के टाइम पे भी हमको देखने को मिल जाते हैं। इसी कारण से इन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वारा मगध की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से संभालने के बाद इसी समय परिकल्पना वापस से करने लग जाते हैं अखंड भारत की। लेकिन इस परिकल्पना को पूर्ण करते हैं इनके पुत्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जन्म 335 ईस्वी में इंद्रप्रस्थ में होता है। इनकी माता का नाम कुमार देवी था, तथा सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने बालपन के समय से ही कई कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। अपनी गुरुकुलीय शिक्षा में ये कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र तथा उन्हीं के द्वारा रचित चाणक्य नीति से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, और ये इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि ये राजवंश चलाने के लिए पूर्णतः सक्षम हो जाते हैं। लेकिन इनके कई बड़े भाई भी होते हैं। चंद्रगुप्त द्वारा अपने पुत्र समुद्रगुप्त के इतनी कौशलता को देखकर चंद्रगुप्त अपने जीवन काल पूर्ण होने से पहले ही अपना सारा राजपाट समुद्रगुप्त को सौंप देते हैं, जिसके कारण से इनके जो बड़े अग्रज होते हैं ये पूरे मगध के अंदर गृह युद्ध करवा देते हैं, तथा इसी गृह युद्ध को शांत करवाने में समुद्रगुप्त 1 साल का समय भी नहीं लगता, और इसी गृह युद्ध को 1 साल के अंदर अंदर ही खत्म कर देते हैं। तथा इसी गृह युद्ध को खत्म करने के बाद इनका सबसे पहले लक्ष्य हो जाता है अखंड भारत बनाने का, दोस्तों। और यहीं से ये अपने विजय अभियान की शुरुआत कर देते हैं, और विजय अभियान के लिए सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं आर्यवर्त के उत्तर देशों से। और उत्तरी देशों में ये आसाम का नागा देश, बंगाल देश और कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्र को, यानी कि इतने पहाड़ी क्षेत्र को भी जीत लेते हैं। तथा उत्तरी आर्यवर्त जनपदों को जीतने के बाद ये दक्षिण देशों का भ्रमण करते हैं, जिसमें उन्होंने कौशल, महाकांतर, भैराल, पिष्टपुर, महेंद्रगिरी, कोटूर, एरनपल, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और कांसलपुरम जैसे 12 राज्यों को अपने अधीन कर दिया था। लेकिन ये अपने अधीन करने के बाद, यानी कि राज्यों को अपने अधीन करने के बाद वापस से उन्हीं राज्यों को वो राज्य सौंप देते थे जिससे वो जीते थे, तथा ये कहते थे कि वो वापस से वहीं शासन करे, लेकिन केवल मगध के अधीन कार्य करे। समुद्रगुप्त अपने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारे थे, तथा ये भारत के पहले सम्राट थे जिन्होंने अपनी सीमा का विस्तार समुद्र तक किया तथा सर्वप्रथम अपनी समुद्री सीमा बनाई। दोस्तों, ये अकेले एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने दूसरे देशों को हराने के लिए नौसेना का सहारा लिया था, यानी कि सबसे पहले नौसेना का वर्णन हमको सम्राट समुद्रगुप्त के समय में ही मिलता है। इसी कारण से हम इन्हें समुद्रगुप्त के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, समुद्रगुप्त की युद्ध कला दुश्मनों के लिए इतनी घातक साबित होती थी कि वो केवल समुद्रगुप्त का नाम सुन के ही अपने राज्य उनके अधीन कर देते थे,
तथा इनकी नौसेना कुछ इस प्रकार से कार्य करती थी, यानी कि इनकी वॉर टैक्टिक्स इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला राज्य हारता ही हारता था। इसी वॉर टैक्टिक्स को देखते हुए, यानी कि नेवी की इसी वॉर टैक्टिक्स को देखते हुए आज के समय में भी इंडियन नेवी इसी वॉर टैक्टिक्स का इस्तेमाल अपने वॉर में करती है। दोस्तों, समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कई तरह की लड़ाइयां लड़ी, तो उन्होंने कभी भी पराजय का सामना किया ही नहीं था और दक्षिण के 12 राज्य तथा आर्यवर्त के सभी देशों को अपने कब्जे में करने के बाद ये एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और इसी के बाद ये 8 तरह की स्वर्ण मुद्राओं का भी निर्माण करते हैं और इनका प्रचलन करते हैं। दोस्तों, समुद्रगुप्त अपने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारे थे और इसी कारण से इतिहासकारों ने इन्हें एक संज्ञा दी और ये संज्ञा होती है भारत का नेपोलियन, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य का विस्तार इतने दूर दूर तक फैलाया था कि आने वाले समय में इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। दोस्तों, मेरे मानने के हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि नेपोलियन का अस्तित्व तो 1749 के समय में आता है और अगर हम सम्राट समुद्रगुप्त का समय देखें तो ये 335 ईस्वी से आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस हिसाब से अगर जन्म के आधार पर हम देखें तो यहाँ पर तो नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए, पर नहीं, हमारे आंखों में तो विदेशी शिक्षा की पट्टी बंधी हुई है। तथा इसी के साथ सम्राट चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र को आधार बनाते हुए पूरे भारत पर एक विजय अभियान करते हैं तथा वापस से अखंड भारत की परिकल्पना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर इनकी वॉर टैक्टिक्स के बारे में हम जाने, यानी कि जो इनको अर्थशास्त्र के अंदर से मिली हुई वॉर टैक्टिक्स थी, जो आज के समय में भारतीय सेना तथा भारतीय नौसेना द्वारा आज भी अपनाई जाती है, ये इतनी घातक साबित होती थी कि इनके द्वारा चलाए गए अभियान कभी असफल होते ही नहीं थे। तो दोस्तों, इसी तरह से सम्राट समुद्रगुप्त की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगले वीडियो में हम आपको फिर से मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।